सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम शालिनी शर्मा है और मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाऊंगी। व्यक्तिगत रूप से तो अभी हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते, किंतु ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र ही मुलाकात होगी। हम यही चाहते हैं, यही कामना करते हैं कि आप अपने परिवार के साथ घर पर सुरक्षित रहें। तो हम इस प्रकार अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का विषय होगा हिंदी व्याकरण। सबसे पहले आप इन चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि यहाँ कौन क्या कर रहा है। आप समझ गए होंगे कि पहले चित्र में सभी पुस्तक पढ़ रहे हैं, दूसरे चित्र में एक व्यक्ति पत्र लिख रहा है, तीसरे चित्र में एक बालक प्रसन्नतापूर्वक अपना परीक्षा परिणाम बता रहा है, चौथे चित्र में दो बच्चे अपनी दादी अथवा नानी के साथ फोन पर वार्तालाप कर रहे हैं और अंतिम चित्र में अध्यापिका छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को कहानी सुना रही है। आप ये बताएं कि पढ़ने, सुनने, लिखने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? अरे वाह, आपने सही पहचाना, भाषा की। क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। आपने ये कक्षा 5 में भी पढ़ा होगा कि यदि व्यक्ति को अपने मन के भाव या विचार दूसरे तक पहुंचाने हैं, कुछ लिखना है, पढ़ना है या बोलना है, तो उसे उसके लिए कोई भाषा सीखनी पड़ेगी। तो हमारे आज की कक्षा का विषय भी है भाषा। व्याकरण में ये पहला पाठ है, इसका नाम होगा भाषा। भाषा कैसे बनी, इसके कितने रूप हैं, ये इस पाठ में हम जानेंगे। भाषा शब्द संस्कृत भाषा की भाष धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य ने शुरुआत में जब बोलना सीखा होगा तो उसके मुख से ध्वनि निकली होगी और उन ध्वनियों ने वर्ण का रूप लिया होगा। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए गए होंगे और शब्दों को जोड़कर पद बनाए गए। पदों को जोड़ने पर वाक्य बने और इसी प्रकार भाषा का विकास होता चला गया। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने मन के भावों या विचारों को प्रकट करते हैं। आप समझ ही गए होंगे, भाषा भाष धातु से बनी, जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य के मुख से ध्वनि निकली, ध्वनि यानी वर्ण, और वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए होंगे, शब्दों को जोड़कर पद बने, पदों को जोड़कर वाक्य बने और वाक्यों को जोड़ते जोड़ते क्या बन गई? भाषा। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक यानी मुख से निकली हुई भाषा और लिखित यानी भाषा का लिखित रूप। आप चित्रों के माध्यम से भी समझ ही गए होंगे कि एक लड़की कुछ बोल रही है, ये भाषा का मौखिक रूप है। और साथ में पत्र दिखाई दे रहे हैं आपको, पत्र लिखे जाते हैं और फिर पढ़े जाते हैं, तो ये भाषा का लिखित रूप है। भाषा का जो पहला रूप है, मौखिक रूप, वह क्या है? जब हम अपने मन के विचारों को या भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तो हम उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसकी बात को समझता है। इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं वार्तालाप, नाटक, फिल्म, समाचार सुनना आदि। भाषा का दूसरा रूप है लिखित रूप। भाषा के इस रूप में हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। इसमें एक व्यक्ति लिखता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात को समझता है। यानी कि एक व्यक्ति लिखेगा तो दूसरा व्यक्ति पढ़कर उसकी बात को समझेगा, तो ये भाषा का लिखित रूप कहलाएगा। उदाहरण के लिए यदि देखें तो इसमें होंगी पुस्तकें, पत्र, लेख, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, तार इत्यादि। तो भाषा के कितने रूप हुए? मौखिक यानी मुख से निकली हुई भाषा और लिखित यानी लिखी हुई भाषा। तो इस प्रकार जब हम बात कर रहे थे, मौखिक भाषा में एक व्यक्ति बोलता है और दूसरा सुनता है, और लिखित भाषा में एक व्यक्ति लिखता है और दूसरा पढ़ता है। इन चारों को देखकर हमने क्या बनाए? भाषा के कौशल। कौशल यानी कि स्किल्स। आप इंग्लिश में भी पढ़ते होंगे, तो इसी प्रकार हर एक भाषा के अपने अपने कौशल होते हैं। हिंदी के भी 4 कौशल हैं, बोलना, सुनना, पढ़ना और
लिखना। आगे बढ़ते हैं। भाषा के कुछ अन्य रूप, भाषा किस तरह से और अन्य रूप में हमारे सामने आती है। पहली है मातृभाषा। मातृ यानी माँ। वह भाषा जो बालक अपने माता से या परिवार से सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होगी, पंजाबी परिवार में जन्म लेने वाले बालक की मातृभाषा पंजाबी होगी। आप समझ ही गए होंगे, मातृभाषा यानी वह भाषा जिसे बालक अपनी माँ या परिवार से सीखता है। इसके बाद आती है राजभाषा। राज यानी सरकार। सरकार के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। यह सरकारी और गैर सरकारी दफ्तरों में कामकाज के लिए प्रयोग में लाई जाती है। हमारे देश में हिंदी हमारी राजभाषा है और अंग्रेजी हमारी सहराजभाषा है, क्योंकि हमारे देश में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में दफ्तरों में कामकाज किया जाता है। इसके अतिरिक्त भाषा का एक अन्य रूप भी आता है, वह है राष्ट्रभाषा। राष्ट्र यानी कि देश। जो भाषा एक पूरे राष्ट्र या देश के द्वारा समझी और बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहा जाता है। यह भाषा पूरे देश की भाषा होती है। हमारे देश में हम हिंदी को राष्ट्रभाषा कह सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की लगभग 70% से अधिक आबादी जो है, यहाँ के निवासी जो हैं, वो हिंदी भाषा को समझते हैं या बोल सकते हैं। तो आपने जाना भाषा के कुछ अन्य उदाहरण हैं या अन्य रूप कह सकते हैं, जो है मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। मातृ माने माँ की भाषा, राजभाषा यानी सरकार की भाषा और राष्ट्रभाषा यानी पूरे देश की भाषा। समझ गए हैं? तो हम आगे चलते हैं। आगे है कि जो बोली है और भाषा है दोनों में अंतर होता है। आपने सुना होगा कि पशु पक्षी बोलते हैं या किसी भी छोटे राज्य में कोई बोली बोली जाती है, क्षेत्र में बोली बोली जाती है, लेकिन बोली और भाषा दोनों में बहुत अंतर होता है। बोली एक छोटे भूभाग में बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं, यानी इसका क्षेत्र बहुत सीमित होता है। बोली भाषा का स्थानीय रूप होती है और अल्प विकसित रूप होती है, यानी इसको पूरी तरह से अभी इसका विकास नहीं हुआ होता, पूरी तरह बनी नहीं होती है ये अभी। और बोली का जो स्वरूप होता है वो मानक नहीं होता, यानी इसे मान्यता प्राप्त नहीं होती विद्वानों के द्वारा, कोई इसका एक रूप स्वीकार नहीं किया गया होता। बोली को लिख नहीं सकते, इसीलिए इसमें लिखित साहित्य नहीं मिलता, इसका साहित्य मौखिक होता है। बोली के उदाहरण हैं अवधी, भोजपुरी, बांगड़ू, मारवाड़ी आदि। तो आप समझ गए, बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। यह भाषा का स्थानीय और अल्प विकसित रूप होती है, इसका मानक रूप नहीं होता और बोली को हम लिख नहीं सकते, इसका साहित्य इसलिए मौखिक होता है। भाषा क्या है? भाषा बोली के बिल्कुल विपरीत होती है। भाषा क्या है? जब कोई भी बोली विकसित हो जाती है तो वो भाषा का रूप धारण कर लेती है। भाषा एक बहुत बड़े क्षेत्र में या भूभाग में बोली जाती है और भाषा का स्वरूप मानक होता है, इसे विद्वानों के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, एक ही प्रकार से इसे लिखा या बोला जाएगा। इसके लिए भाषा को लिखा जा सकता है, इसलिए इसका साहित्य लिखित होता है। भारत में लगभग जो है 22 भाषाएं हैं जिनको हमारे संविधान ने मान्यता प्रदान की है, जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, असमिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी आदि। अन्य कौन सी भाषाएं हैं जो रह गई हैं 22 भाषाओं में से? आप ये गूगल से खोजकर पता लगाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिपि, हमने भाषा को सीख लिया, बोलना हमें आ गया, लेकिन हम इसे लिखें कैसे ताकि हम इसे पढ़ सकें? इसके लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी? लिपि की। अगर आप देखें तो आदिमानव बहुत समय पहले गुफाओं में कुछ चित्र बनाता था। धीरे धीरे शायद उसने अपने मुख से निकली हुई ध्वनियों के भी चित्र बनाए होंगे। वो जो चित्र थे वो लिपि कहलाए, यानी मुख से निकली हुई जो ध्वनियां हैं जब वो चित्रित की जाती हैं तो उनके जो चिन्ह हैं, उनके निशान हैं,
वो लिपि कहलाते हैं। कुछ उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। ये प्राचीन लिपि के उदाहरण हैं जो शिलालेखों पर मिले हैं, यानी कि पत्थरों पर इनकी नक्काशी की गई है। आगे देखें तो लिपि क्या है? किसी भी भाषा को लिखने के लिए चिन्हों की आवश्यकता होती है, वही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। उदाहरण आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर पत्थरों के ऊपर कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। वो चिन्ह प्राचीन लिपि है, उस समय की लिपि है जो शुरुआत में लिखी गई थी। मौखिक रूप से निकली हुई ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए हमें लिपि का प्रयोग करना पड़ता है। सभी भाषाओं को लिखने के लिए लिपि अलग अलग प्रयोग में लाई जाती है, परंतु कई बार एक ही लिपि में कई भाषाएं लिखी जा सकती हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है, गुजराती भाषा की लिपि भी देवनागरी है और नेपाली भाषा को भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, जर्मन की भी लिपि रोमन है, फ्रेंच भाषा को भी रोमन लिपि में लिखा जाता है। उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। अब आप एक बात जानना चाहेंगे कि देवनागरी और फारसी लिपि दोनों में कुछ एक विशेष अंतर है। देवनागरी या रोमन जो लिपि है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है, किंतु जो फारसी लिपि है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। अंतिम है यहाँ पर पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, यानी गुरु के मुख से निकली हुई। कुछ भाषाओं की लिपि तो हमने दे दी। भारत की अन्य जो भाषाएं हैं आप उनकी लिपि पता कर सकते हैं। कहाँ से? गूगल से आप खोज कर देखिए। विदेशों में भी बोले जाने वाली भाषाओं की लिपि और देश में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं की लिपि पता लगाइए। तो आप समझ गए, लिपि यानी लीपना या चित्रित करना। मुख से निकली हुई ध्वनियों को जब चित्रित किया जाता है, उनके चिन्ह बनाए जाते हैं, निशान बनाए जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। यानी मुख से निकली हुई ध्वनियों का लिखित रूप क्या होता है? लिपि होता है। और हर भाषा को लिखने के लिए एक लिपि का प्रयोग किया जाता है। यहाँ मैं एक आपको बात बताना चाहूंगी। जो जापानी भाषा है उसमें 3 लिपियों का प्रयोग किया जाता है, हिरागाना, काताकाना और कांजी। तीनों ही लिपियां देखने में बड़ी ही कठिन दिखाई पड़ती हैं, तो अगर कभी अवसर मिले तो उसे भी देखिएगा और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमने लिखना सीख लिया। जब लिखना सीखा तो हमने क्या किया? साहित्य बनाना शुरू किया। अब साहित्य क्या है? साहित्य यानी कि जो संचित ज्ञान कोश है, यानी जो विद्वानों के द्वारा लिखे गए या लेखकों और कवियों के द्वारा लिखा गया जो लेख हैं, कविताएं हैं, जो भी ज्ञान का संचित कोश है वो क्या है? साहित्य है। साहित्य की रचना गद्य और पद्य दोनों में ही की जाती है। गद्य क्या है? गद्य वो विधा होती है जिसमें हम पत्र, निबंध, जीवनी, कहानी, उपन्यास, संस्मरण या लेख आदि लिखते हैं। दूसरी विधा है पद्य विधा। पद्य वह विधा होती है जिसमें हम कविता, दोहे, गीत, पद, भजन आदि लिखते हैं। यानी पद्य को गाया जा सकता है और गद्य को पढ़कर सुना जाता है या समझा जाता है। तो साहित्य क्या है? साहित्य ज्ञान का संचित कोश है, यानी जमा किया गया ज्ञान का भंडार है, जिसे हमने सदियों से इकट्ठा किया हुआ होता है, जिसमें विद्वानों के द्वारा लिखी गई ज्ञान की बातें होती हैं। साहित्य के कितने रूप होते हैं? 2 रूप। पहला गद्य साहित्य और दूसरा पद्य साहित्य। हमने साहित्य की रचना भी कर ली, भाषा भी सीख ली, लेकिन क्या भाषा का शुद्ध रूप हम जान पाए? ये जानने के लिए हम आगे चलते हैं। भाषा का शुद्ध रूप जानने के लिए कि हमने क्या उसे सही रूप से पढ़ना, बोलना और लिखना सीख लिया है, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? व्याकरण की। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। व्याकरण में किसी भी भाषा को लिखने, पढ़ने और बोलने के कुछ निश्चित नियम होते हैं। जिस प्रकार से सड़क पर यातायात को नियमित रूप से चलाने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है, उसी प्रकार भाषा को सही रूप में सीखने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना भी जरूरी है। व्याकरण से हम भाषा को बोलना और लिखना सरल रूप में
सीख पाते हैं, आसान हो जाता है हमारे लिए। व्याकरण के 4 विभाग हैं। जिस प्रकार आपकी कक्षाओं के विभाग होते हैं, सेक्शंस होते हैं, आपको जैसे 6th A 6th B हम बांट देते हैं, उसी प्रकार से व्याकरण के भी हमने 4 विभाग किए हैं। वो हैं वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। आपने पहले जाना, सबसे पहले हमने इसी के बारे में बात की थी कि जब भाषा कैसे बनी। सबसे पहले मुख से निकली हुई ध्वनियों को जो वर्ण थे उनको जोड़कर हमने शब्द बनाए, शब्दों को जोड़कर पद बनाए और पदों को जोड़कर हमने वाक्यों की रचना की। ठीक है, तो व्याकरण क्या है? व्याकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना और लिखना सीखते हैं। इसमें भाषा के लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं। ये हमें किसी भी भाषा को बोलने और लिखने को सरल बना देता है। इसके 4 विभाग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो आप सीख गए, भाषा के विषय में आपने काफी जानकारी एकत्रित कर ली आज। अब जानते हैं हम अपने देश की भाषा के बारे में। हमारे राष्ट्र की कौन सी भाषा है? हिंदी। शाबाश। तो हिंदी के बारे में जानते हैं कि हिंदी में ऐसी क्या खासियत है, कौन सी विशेषता है कि ये दिन प्रतिदिन विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करती जा रही है। तो आइए जानें हिंदी भाषा के महत्व के बारे में। संसार में सभी भाषाओं में हिंदी एकमात्र ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जिसका आज भी प्रयोग हो रहा है। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी ऐसी वैज्ञानिक भाषा थी? संस्कृत भाषा। उसका प्रयोग लेकिन अब बहुत कम हो चुका है। तो हिंदी ऐसी भाषा बची है जो बहुत ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है। हिंदी भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। भारत में हिंदी बोलने वालों की संख्या लगभग 70% है। हिंदी भाषा को भारत में शिक्षा और संचार का माध्यम माना जाता है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान ने 14 सितंबर सन 1949 को दिया था। इसीलिए भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में ही नहीं बोली जाती केवल हिंदी, हिंदी भाषा बहुत सारे देशों में बोली जाती है। फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल, युगांडा, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, जर्मनी में भी हिंदी को समझने और बोलने वालों की संख्या लाखों में है। हिंदी भाषा का अध्ययन विश्व के बहुत से विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में किया जाता है और विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। किसी भी शायद अन्य भाषा के बारे में हम ये नहीं जानते होंगे कि विशेष रूप से पूरा विश्व उसका दिवस मनाता हो। हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो आप जान ही गए होंगे। इसके अतिरिक्त कुछ रोचक बातें और हैं। विश्व में सबसे अधिक फिल्में हिंदी भाषा में बनती हैं और भारत में सबसे अधिक पत्र पत्रिकाएं भी हिंदी भाषा में ही छपती हैं। तो हमारी जो भाषा है वह सम्मान के योग्य है। हम इसे बहुत स्नेह दें, इसका सम्मान करें, आदर करें, ये हमारा कर्तव्य है। हिंदी के बिना हम अधूरे हैं। हिंदी हमारे देश को जोड़ने का काम करती है। तो आपने आज जाना भाषा के बारे में, अपनी भाषा के बारे में, मातृभाषा के बारे में, भाषा के रूपों के बारे में और भाषा का सही ज्ञान कराने वाले शास्त्र के बारे में।